आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, आज के इस पॉडकास्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे और एक ज़बरदस्त जीवन जी रहे होंगे। जी हां दोस्तों, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होता, सिर्फ भावुकता कभी रोना नहीं होता। दर्द पीकर मुस्कुराओ और यूँ समझो कि वक्त की दूरी उसे खोना नहीं होता। जो व्यथाएँ दगा दे उन व्यथाओं को दुलारो, भूल कर पिछली बातों को, रंग जीवन का निखारो, रंग जीवन का निखारो। वृक्ष कट कट कर उगा है, दीपक बूझ बूझ कर जला है। अगर कड़ी मेहनत से सफलता मिले तो आरती उसकी उतारो, भूल कर पिछली बातों को, रंग जीवन का निखारो, रंग जीवन का निखारो। जी हाँ, ये कविता बताती है कि चाहे कितनी भी तकलीफ़ें आए, आप संभलते हुए एक नए उत्साह के साथ, नए कार्यकुशलता के साथ आप जीवन में रंग भरते चलिए, रंग भरते चलिए और एक जीवन के सफ़र को आप पूरा करिए। क्योंकि इस धरती पर आपका अद्भुत अवतरण हुआ है। अपने बहुत सारे कार्य को जो है आयाम तक पहुंचाने के लिए इस सफ़र में आप निकले हैं। तो इसी कड़ी में आज एक ऐसे शख्सियत से आपका मुलाकात कराऊंगा जिन्होंने पिछले 38 वर्षों तक बैंकिंग में एक समर्पित सेवा के रूप में कार्य किए और सहायक महाप्रबंधक के रूप में अभी पिछले महीने अप्रैल में ही रिटायरमेंट हुए हैं। जी हाँ, आज मुलाकात कराने चाहूँगा आदरणीय श्रीमान एस वेंकटरमन सर, सहायक महाप्रबंधक, जो 37 वर्षों और 8 महीने के समर्पित कार्य सेवा के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर हुए हैं। और सर से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जीवन को उन्होंने जिया है और एक बैंकिंग जीवन में क्या क्या चीज़ें वो लेके जा रहे हैं। सर, आपको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस पॉडकास्ट वीडियो में। जी की ओर से भी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके इस सेवानिवृत्त जो जीवन की शुरुआत हुई उसके लिए बहुत सारी असीम शुभकामनाएं दे रहा हूं। तो हमारे दर्शकों को मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। जी, सभी को नमस्कार। मेरा नाम वेंकटरामन है। मैं चेन्नई बिलोंग करता हूँ। 1886 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एज ए क्लर्क ज्वाइन किया। फिर धीरे धीरे प्रमोशन लेते हुए फाइनली एज ए एजीएम में रिटायर हुआ। तो बस मेरा पूरा पिछले 38 इयर्स में यही मेरा क्या बोलते हैं एटीट्यूड था कि जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें दिल लगा के बस आप काम करते रहिए, उसका रिजल्ट तो आपको ज़रूर मिलेगा। जी हाँ, तो सर लगभग जो कि बहुत उतार चढ़ाव आपने देखा होगा, मैनुअल बैंकिंग से कंप्यूटर बैंकिंग, फिर ऑनलाइन बैंकिंग और ये डिजिटल कैशलेस बैंकिंग और ये मॉडर्न बैंकिंग की ओर ले जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप अपने जीवन की शुरुआत किए, एजुकेशन वगैरह किए, उसके बाद कब आपके अंदर एक रुचि पैदा हुई कि हाँ बैंक में जॉब अपने करियर के तौर पे स्टार्ट करनी है? तो ये कब आपको रुचि पैदा हुई? मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ। तो मेरा परिवार में मेरा फादर की बड़े भाई भी बैंकर है, मेरा दोनों मामा भी बैंकर है। तो शुरू से ही मेरा भी वही है कि मुझे बैंकिंग में ज्वाइन करना है। तो भगवान कृपा से मैंने BSRB उस समय की बात है तो पास करके मैंने 1886 में बैंक में ज्वाइन किया एज ए क्लर्क। ओके, मतलब आप एकदम फोकस थे कि हाँ मुझे बैंक में ही करियर को आगे ले जाना है। ये सब लोग जानते हैं सर्विस इंडस्ट्री है, तो आप भले अदर जॉब्स में आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री ऐसे इंडस्ट्री है वहाँ आप आम आदमी को सर्विस कर सकते हैं। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल लोन भी देख लो, डिज़र्विंग पीपल को देंगे तो वो भी आगे बढ़ेगा, नेशन का इकॉनमी भी आगे बढ़ेगा। तो बैंकर की ऐसे मतलब एक पावर है, वो दूसरे काम में नहीं है। ओके सर, आप एक क्लरिकल से लेके अधिकारी वर्ग, एक स्केल टू मैनेजर, फिर वरिष्ठ प्रबंधक, मुख्य प्रबंधक और एक बड़े पद सहायक महाप्रबंधक के तौर पर अभी सेवानिवृत्त हुए हैं 30 अप्रैल 2024 को। तो आप अपने इस पूरे बैंकिंग करियर को अगर सरल शब्दों में कहें तो किस तरह से देखते हैं? सफलतम या उत्कृष्ट, ऐसा किस तरह से आकलन करेंगे अपने जीवन को? नहीं, जब जैसे कि सब लोग जानते हैं कि मेजॉरिटी टाइम तो बैंक में मतलब स्पेंड किया, तो यही है, पहला फैमिली जैसे हो गया।
तो बैंकिंग इंडस्ट्री में मैं बहुत क्या बोलते हैं, मेरा पहचान आज है तो ये बिकॉज ऑफ बैंक ओनली, सेंट्रल बैंक ऑफ ओनली। तो जो भी काम है, स्पेशली जैसे कि मैंने बताया, बैंकिंग इंडस्ट्री एक सर्विस इंडस्ट्री है। आप उसको दिल और सच्चाई के रूप में काम करेंगे, ज़रूर यू विल बी एक्नॉलेज, ग्रीटेड, रेस्पेक्टेड बाय एवरीवन। ओके, इस वीडियो को हमारे बहुत ही युवा साथी जो बैंक में काम करते हैं वो देखेंगे, तो उनके लिए जो क्या चीज़ें आप किस चीज़ से प्रेरित होकर आप इस बैंकिंग सेवा में किए उसको सीखेंगे भी। तो आपको खेलों के प्रति बहुत रुचि, मतलब बातों बातों में आप बता रहे थे खेलों के प्रति बहुत रुचि है, और बैंक में भी जब भी खेल कूद होता था उसमें अग्रणी भूमिका निभाते थे। तो एक स्पोर्ट्स जो आपका नेचर है, कल्चर है, वो आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में कितना मदद करता है बैंकिंग इंडस्ट्री में? जैसे कि आप जानते हैं, मैं क्रिकेट, कैरम, टेबल टेनिस, बहुत सारी गेम में रिप्रेजेंट किया बैंक को। ख़ास तौर पर क्रिकेट है, आप जानते हैं इसे टीम गेम में। तो टीम गेम हमेशा सिखाते हैं, कभी आप आगे बढ़ना है, कभी आपका टीम मेंबर्स के लिए आप थोड़ा पीछे आना, मतलब आके उनको एनकरेज करना है। टीम स्पोर्ट्स में बहुत कुछ सिखाते हैं, ज़िंदगी को भी और ऑफिशियल काम में भी। तो मेरा ये कहना है, यदि आपके अंदर एक स्पोर्ट्समैन है, ये नहीं सोचना कि मैं बैंकिंग काम आ गया उसको छोड़ना है, ऐसा नहीं है। यदि आपके दिल में है तो यू कैन परस्यू दोनों चीज़ है। टुडेज़ वर्ल्ड में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ओनली थिंग इज़ यू शुड हैव द एटीट्यूड। तो सर, जब बैंकिंग में अलग अलग जिम्मेदारी निभाते हैं तो बहुत सारे ट्रांसफ़र होते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ट्रांसफ़र होते हैं। तो आपके किन किन जगहों में, किन बड़े बड़े शहरों में ट्रांसफ़र हुआ, थोड़ा हमारे साथियों को बताएंगे? मेरा पहला, मैं 86 में ज्वाइन किया, तो 1999 में मैं ऑफिसर एग्ज़ाम पास करके पहली बार 35 साल में मेरा एज था, तो मध्य प्रदेश भोपाल अंचलिक कार्यालय के अंदर होशंगाबाद रीजन में इटारसी ब्रांच में मेरा पोस्टिंग हुआ था। तो आज मैं लुक बैक करूँगा, वही सबसे बड़ा फ़ायदा मेरा ये है कि मुझे अच्छी तरह हिंदी समझना, बात करना, बहुत सारी कल्चरल डिफरेंसेस को लोगों से मिलना, उनका कल्चर को मतलब सीखना। तो हमेशा ये याद रखना, कोई भी ट्रांसफ़र हो आप खुद पूछो, आपकी इलाका में ही काम करना, ऐसे कभी मत सोचना। तो देन अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू विल बी लाइक ए फ्रॉग इन द वेल। यदि आप आगे बढ़ना है तो बहुत सारी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ऐसी जगह में काम करना है, तो उसमें ना आपका सोच भी ये विस्तार होता है, बहुत सारी एक्सपीरियंस आपको मिलता है। ऐसा सक्सेसफुल बैंकर है तो आपको हर जगह काम करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो जैसे सर, आप चेन्नई से आए, ऑल इंडिया में आपको मध्य प्रदेश में इटारसी में पोस्टिंग मिला, तो उस समय आप हिंदी नहीं जानते थे, आपकी मैरिज हो गई थी उसमें? मैरिज हो गई थी? हाँ। मैरिज। तो जब आए तो कितना समय लगा आपको सीखने के लिए, क्या क्या कठिनाई हुई लैंग्वेज को देखते हुए? हाँ, मैं जब आया तो ये मान के चलिए 20% मैं समझ सकता था हिंदी, बस। अच्छा। पढ़ना लिखना या बोलना नहीं आता था। तो मैं जब आया तो आते वक्त ही एक किताब में परचेज करके आया, लर्न हिंदी इन 30 डेज़। अच्छा। तो पहला 15 दिन होटल में तो हर दिन आ ई लिख के, वो रजिस्टर भी है मेरे पास, वो सब लिख के जब ऑफिशियल काम में हिंदी का अक्षर और शब्दों को कांच के नीचे रख के, मतलब शुरुआत में तो प्रयत्न तो करना है। कोई भी चीज़ ऐसे आसानी से नहीं मिलेगा, हर चीज़ मेहनत करके ही आपको फल मिलेगा। बस मुझे खुश है, मैंने मेरा मेहनत का, और मेरा उस समय मेरा वाइफ हिंदी एग्ज़ाम तो पास किए थी लेकिन उनको बोलना नहीं आती थी, तो मेरे बच्चे भी अभी आज बहुत अच्छा हिंदी बात करते हैं। ये सब फ़ायदा है मेरा ऑल इंडिया पोस्टिंग में। ओके, तो आप भोपाल रहे, फिर उसके बाद आप एक मैनेजिंग डायरेक्टर बन के हेड ऑफिस में जो सहायक महाप्रबंधक जब प्रमोशन हुआ था, तो उसके बारे में हमारे साथियों को बताएं। मुंबई में जो पोस्टिंग मिली थी, एक कैसा अनुभव था आपका वो? मतलब इट वॉस क्या बोलते हैं, मेरा
ब्लेसिंग है भगवान और मेरा पिताजी का। जी। तो हमारा बैंक का एक सब्सिडियरी है सेंट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड करके, उसमें मुझे एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर पोस्टिंग किया था। तो एक नया बैंकिंग से हट के वो नया बिजनेस था, जैसा डिबेंचर ट्रस्टी, सिक्योरिटी ट्रस्टी, एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी। मुझे बहुत कुछ सीखने के मिला, बहुत लोगों से रेगुलेटर है सेबी इंचार्ज के साथ मीटिंग हुआ था, बहुत सारी चीज़ मतलब सीखने को मिला। मेरा आप यंग जनरेशन्स को यही बताना है, सिर्फ अंग्रेजी में कहते हैं चेंजेस आर परमानेंट। हर दिन हर सेकंड बैंकिंग बदलते आ रहे हैं, तो आपको खुद को अपडेट करके रखना है। आज के ज़माने तो गूगल है, हर चीज़ आपके उंगली में है। प्रयत्न करिए, मेहनत करिए, कैरियर तो आप बढ़िया बना सकते हैं बैंकिंग में। फ्यूचर बैंकिंग तो बहुत बड़ा कैरियर स्कोप है बस। और अर्थव्यवस्था में जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आ रहे हैं, गवर्नमेंट का विज़न भी दिख रहा है, एक बड़े दूर का विज़न दिख रहा है, तो उसमें बैंकिंग का एक पूरा सीधा संबंध है। क्या बोलते हैं ना, नर्व ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री के बिना बस कुछ नहीं है। वी आर द लाइव वायर, मतलब नर्व ऑफ द इकोनॉमी है। तो यू कैन ब्रिंग इन ऑल योर इनोवेशंस विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। जो भी आपको करना है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं टेक्नोलॉजी में मतलब कुछ समस्या भी है, जैसे बोलते हैं ना बोथ साइड्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ कॉइन कहते हैं। तो हर चीज़ में अच्छा भी है बुरा भी है, तो हमको अच्छाई देख के लोगों को भी उसके बारे में बताना है ना। तो हर रिजर्व बैंक तो बहुत सारी सूचना जारी कर रही है, सावधान रहिए करके। वो सब में ध्यान, मतलब भले आप बैंकर हो या ग्राहक हो, सब लोगों को नॉलेज अपडेशन बहुत ज़रूरी है। जो मतलब नॉलेज अपडेशन बोलेंगे तो बड़े शब्द नहीं है, जैसे सीनियर सिटीजन होंगे, शायद आपको टेक्नोलॉजी के बारे में उतना जानकारी नहीं है, तो आप आपका ग्रैंडसन से सीखो ना। कोई इसमें क्या है, सीखने के लिए कोई पद या एज का कोई ये नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति के मतलब रोज़ कुछ ना कुछ सीखना है, वही उद्देश्य होना है। तो ह्यूमन ब्रेन कुछ भी कर सकते हैं, तो इसका पावर हम बहुत सारी लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो एनीथिंग कैन बी लर्नड। आप देख रहे होंगे व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में 100 साल में एक आदमी 100 मीटर्स डैश रन कर रहे हैं, है ना। समबडी डूइंग PhD एट द एज ऑफ 70। तो एज इज़ ओनली ए नंबर, ये ध्यान रखना। उम्र सिर्फ एक नंबर है और कुछ नहीं है। हर एज में आप सीख सकते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स। प्लीज़, ये मैंने किसी ट्रेनिंग में कविता सुना है, उसको बता रहा हूँ, ये हमेशा लागू रहेगा। खुदी को खुद कर बुलंद इतना, खुदी को खुद कर बुलंद इतना, हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बंदा तेरी रज़ा क्या है। बस मतलब यही खुदा है। पूछेगा कि भाई आपकी इच्छा क्या है, बस तो अपने आप को इतना बुलंद करिए हौसलों से, बस। और फिर एक सोच करिए और सोच को पाने के लिए तड़प रखिए और उसमें प्रयास करिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मतलब यही आपका था। तो सर, एक जो ज़्यादा ज्वलंत सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हमारे साथियों को अच्छा लगेगा वो बताएंगे, तो कि एक वर्क और लाइफ में बैलेंस बैंकिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री है, चैलेंजिंग इंडस्ट्री है, चेंजिंग इंडस्ट्री है और डिमांडिंग इंडस्ट्री है, 24/7 इंडस्ट्री है। तो इसमें वर्क और लाइफ बैलेंस जो है वो कैसे किया जा सकता है, या आपने किन किन चीज़ों को ध्यान रखा कि आप एक स्वस्थ जीवन, बेहतर जीवन और एक अच्छा कामयाबी भरा जीवन जी पाए, तो बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं, आज की स्थिति में मतलब बहुत ज़रूरी है वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना, स्पेशली हेल्थ को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा डेफिनेटली। क्या बोलते हैं, 6 to 7 आवर्स स्लीप है बस, बाकी में 1 घंटे के लिए हेल्थ के लिए आपको ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा क्या बोलते हैं, कोई भी काम आप करेंगे ना, अंग्रेजी में एक वर्ड होता है पैशन। जो भी काम आप पैशन से करेंगे, आप दर्द फील नहीं करेंगे। लेकिन आप कुछ भी स्मॉल वर्क को भी करेंगे तो फिर आपको
दर्द महसूस होगा, है ना। आइए। इसलिए है ना, जैसे कि बोलते हैं ना, एक छोटा सा पत्थर को लेके आप आँख के नज़दीक में रखेंगे तो आपका पूरा विजन बंद हो जाएगा। थोड़ा बाहर इतना दूर से देखेंगे तो आपको बस इतना ही छोटा सा पत्थर है, उसका सोल्यूशन आपको। चाय लाए हैं आपके जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साहब। जी, हमारे सर का हम इन पॉडकास्ट ले रहे हैं, उनके जीवन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओहो, आप शानदार चाय लेके आए इस घड़ी में, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सर जी, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। तो वही है, तो हर चीज़ का है ना, थोड़ा दूर से देख के सल्यूशन मिलेगा। आप एकदम हर चीज़ का मतलब टेंशन होंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पैशनेटली काम कीजिए, शांति से करिए, और वर्क लाइफ बैलेंस तो ये है, मतलब इफ़ यू, उसका पहला मंत्र ये है, आपको सिस्टमैटिक काम करना ज़रूरी है। सिस्टमैटिक काम करने के लिए ज़रूरी है आपको नॉलेज अपडेशन, है ना। तो वो होगा तो आप सिस्टमैटिक करेंगे। और सबसे मेरा एडवाइस किसी बड़े सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव लोग ने दिया है, तो वो क्या है ना, वो क्या है ना, काम को प्रायोरिटाइज करना है। आप क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? प्रायोरिटाइज करना है। कौन सा पहला इम्पॉर्टेंट है, दूसरा। तो जैसे आज शाम जाते समय आपको एक कागज़ में लिख के रखना है, कल मुझे ये काम करना है, 1 2 3 4। हो सके अगले दिन आप जाएंगे, उसमें नंबर 1 में जो लिखा है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे भी इम्पोर्टेंट काम आ जाएगा। तो बस टेंशन नहीं लेना है, लेकिन जो काम करना है उसको टिक मारना है, जो रह गया अगले दिन उसको करना है। तो प्रायोरिटी में काम करेंगे, सिस्टमैटिक काम करेंगे। आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके भी थोड़ा समय निकाल के सिखाएंगे। ये सब एक टीम, मतलब कहने का मतलब है एक टीम बनाना है। मान लो आप एक ब्रांच का ब्रांच मैनेजर है, आपका सभी साथियों को साथ में लेके चलेंगे तब तो आप सक्सेस हो सकते हैं। अकेले कोई आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। जी जी। तो सर, जैसे वर्क और लाइफ बैलेंस के बारे में आप बता रहे थे, तो मैं 2-3 चीज़ें समझ पाया। एक तो है वर्क और लाइफ बैलेंस में आपने कहा कि आपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है, जो जिम्मेदारी दी गई। दूसरा कि आपके हेल्थ का ख्याल रखें। तीसरा, खेल वगैरह में थोड़ा रुचि हो तो वो भी वर्क लाइफ बैलेंस दिखाता है वो। और चौथा, टीम के साथ कोलैबोरेशन, अच्छे से कोलैबोरेशन हो, कनेक्शन हो, तो वो भी वर्क और लाइफ में बैलेंस कुछ बताता है। और 2-3 चीज़ें और हो सकती हैं, फैमिली वगैरह का भी, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो? क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है आज के समय में। नहीं, वही सी, आपका फैमिली मेंबर्स को भी कभी कभी समझाना आपका जिम्मेदारी है। मान लो आप बड़े पद में हैं, तो आपको कभी लेट आने का या वीकेंड में भी काम करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। कभी कभार लास्ट मिनट में प्रोग्राम आपका फैमिली के साथ जो बनाया उसको कैंसिल भी हो सकते हैं, तो आपका पत्नी, आपका बच्चे को भी ये धीरे से मतलब आपको समझाना है, चलो यार इस बार नहीं है तो हो जाएगा, पापा इतना जिम्मेदारी पोस्ट में है, तो हर बार कैंसिल नहीं करना है, ये भी बात है। फैमिली को समय ज़रूर देना है। और मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जो भी मेरा बच्चे आज मतलब ये स्टेटस में हैं, मेरा वाइफ का रोल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने बहुत जिम्मेदारी निभाया है ना। तो परिवार है तो हस्बैंड एंड वाइफ है ना, तो नेचुरली वाइफ जिम्मेदारी लेगा तो अच्छी बात है ना। मल्टीटास्किंग के लिए सबसे बड़ा उदाहरण तो लेडीज़ है ना। तो इसमें कोई ईगो की बात ही नहीं है, जो आप कर सकते हैं आप करिए, जो वाइफ कर रही है उनके करने दीजिए, उनको इंडिपेंडेंस दीजिए। इसीलिए बस आप फैमिली के साथ अच्छे से, जैसा अभी तो 2nd and 4th सैटरडे छुट्टी है, अच्छे से उसका फ़ायदा उठाइए। कहीं घूमना है, बस आई थिंक कोई भी मैनेजमेंट ये मना नहीं करेगा, स्पेंड करेंगे, बस स्पेंड करना है, क्वालिटी टाइम कहते हैं, स्पेंड करना भी ज़रूरी है। और आपका रिलैक्सेशन के लिए यदि आप म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, कुछ अच्छा म्यूज़िक प्रोग्राम अटेंड किया वीकेंड में, बस ये सब आपका मतलब आपका एनर्जी लेवल। महसूस किया हूँ आपके साथ तो रहने का मुझे अवसर मिला है, तो एक जो सांस्कृतिक विरासत है हमारी, और जो साहित्यिक विरासत है, और जो धरोहर है हमारी, जो जिससे कि हम कल्चर कहते हैं, त्यौहार कहते हैं,
उनमें भी भागीदारिता भी आपको वर्क लाइफ बैलेंस सिखाता है। हाँ हाँ, बहुत। जैसे कोई एक्टिविटी होता है तो आप, मैं देखा हूँ आप हमेशा एक्टिविटी में पहले तैयार होके रहते थे, वही तो मुझे लगता है वो भी एक हिस्सा है ना। हाँ, मतलब सी फैमिली मतलब व्यक्तिगत फैमिली नहीं है ये, Social। कैसे हम कहते हैं ना, मैन इज ए सोशल एनिमल कहते हैं। तो आपके जहाँ सोसाइटी में रह रहे वो भी आपका बड़ा परिवार है। उस सोसाइटी में जो भी फंक्शंस होगा उसमें मतलब दिल लगा के आप पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होता है ना, तो आपस में एक दूसरे को मदद करके ये ज़िंदगी बहुत मतलब क्या बोलते हैं, हैप्पी हो जाएगा। आप किसी को मदद करेंगे तो ही विल बी हैप्पी डेफिनेटली। आपका जब ज़रूरत है तो सेम व्यक्ति नहीं है, दूसरे और आपको मदद करेगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, टीम वेदर इन ऑफिस, इन योर सोसाइटी और इन योर मतलब व्यक्तिगत फैमिली में भी एक अच्छा टीम बनाना है। माँ, वाइफ, बच्चे, मौसी, मौसा, मतलब तो उसमें आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। कभी मतलब सिंपल एक एडवाइस है, सजेशन मान लो, एडवाइस तो नहीं है, कभी ईगो मत लीजिए। ह्यूमिलिटी इज़ दी बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक इन ए ह्यूमन बीइंग। ये नहीं है मेरा वे हाईवे है, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। हमेशा हम्बल रहिए, पीपल विल रेस्पेक्ट यू, हमेशा आप खुश रहेंगे। ईगो आप कैरी करेंगे वो आपको बहुत टेंशन, मतलब आपको बिगाड़ देगा, कैरियर बिगाड़ देगा। और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से रखना भी, वो भी बस सही कहा आपने। हाँ। जो जैसा है वैसा स्वीकार करिए, बस और उससे कनेक्ट होने के बाद उसको सुधारने का प्रयास करिए। सही बात। लोग पहले से ही सुधारने का प्रयास कर जाते हैं जबकि वो कनेक्ट ही नहीं हुए रहते हैं। सही बात है। कनेक्ट हो जाने के बाद तो चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी हो जाता है। सही बात है। तो ये मेरे को अच्छा लगा आपका जी। आप बहुत सरल, सहज और मतलब एक तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी हैं और सभी चीज़ों में शामिल हो जाते हैं, बड़ों में भी छोटों में भी। तो अभी जो युवा साथी हमारे हैं सर, इसमें आप बैंकिंग इंडस्ट्री में प्रमोशन या हायर स्केल में जो पदोन्नति होती है उसको कैसे देखते हैं? क्या वो अच्छा भविष्य दिखता है युवा साथियों के लिए प्रमोशन के लिए अभी आज के दौर पर? बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, तो मतलब फ्रॉग इन द वेल जैसा ज़िंदगी जीना नहीं है। आपको बाहर जाके बहुत सारे लोगों, कल्चर से ये सब होना है। आपका खुद का कैरियर प्रोग्रेशन चाहते हैं तो जब भी मौका मिलेगा ज़रूर प्रमोशन लीजिए, क्योंकि कोई भी संस्था या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे लोगों को मतलब प्रमोशन नहीं लेने से वो आगे नहीं बढ़ेगा। जो डिजर्विंग पीपल है उनको प्रमोशन लेना बहुत ज़रूरी है ना। तो ऑलवेज प्रमोशन लीजिएगा, अनलेस व्यक्तिगत रूप में कुछ इश्यू है। लेकिन आजकल तो आप जानते होंगे सभी मैनेजमेंट आपका सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी पोस्टिंग देते हैं। तो इसीलिए प्रमोशन लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। मतलब क्या बोलते हैं, जैसा जॉब प्रोफाइल को देखते हुए आप क्या बोलते हैं, स्टैग्नेट करके एक वाटर जैसा नहीं रहना है, एक नदियों को जैसे आगे बढ़ता रहना है। तो दैट ज़िंदगी में असली मज़ा उसमें है। तो एंजॉय कीजिए, जिम्मेदारी से काम निभाइए, बाकी सब ऊपर वाले हमेशा आपको अच्छा ही करेगा, उस पर विश्वास कीजिए। एक बड़ा जीवन हम जीते हैं बैंकिंग में, और उसमें हम लोग को एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है, साथ ही मूलभूत सुविधाएं भी मिलती हैं, रहने के लिए सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, फर्नीचर मिलते हैं, पेट्रोल्स मिलते हैं, और आने जाने की सारी चीज़ें, मेडिकल फैसिलिटी सारी मिलती हैं। तो काम के दौरान तो सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। जब एक रिटायर हो जाते हैं तो उसके समय के लिए एक वेल्थ मैनेजमेंट करना होता है। तो वो क्या क्या करना चाहिए एक ऑफिसर को, ताकि रिटायरमेंट के बाद भी एक आत्मसम्मान के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ वो अपना बाकी जीवन भी जी पाए? ऐसे कुछ छोटे छोटे अगर टिप्स हैं आपको तो एक दो टिप्स बता दीजिए हमारे साथ में। वेल्थ मैनेजमेंट कैसे किया? वेल्थ मैनेजमेंट मेरे हिसाब से मान लीजिए जिस दिन आप ज्वाइन किया बैंक में या कहीं भी, स्पेशली बैंकिंग में, तो 3 चीज़ हमेशा ध्यान रखना। 1 इज़ हेल्थ पॉलिसी, 2 इज़ लाइफ इंश्योरेंस, है ना। तो एंड इन्वेस्टमेंट है, देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, है ना। तो इन्वेस्टमेंट ऐसे छोटे छोटे, आप लोग जानते होंगे, सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। तो
तो आप शुरुआत करेंगे, यू विल हैव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो आप पीएफ ग्रेजुटी के अलावा ये भी एक अच्छा रकम बनाएगा, कॉर्पस बनाएगा, उससे आप आसानी से ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन आखिरी 60th बर्थडे मतलब 59th बर्थडे में चालू करेंगे नहीं होगा। कम से कम 15 साल तो जरूरी है। तो एक ध्यान हमेशा, तो ये एक छोटा सा सिंपल फार्मूला है सर, 15 साल 15,000 अगर कोई सेविंग करते चले तो एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार हो जाएगा, और उस कॉर्पस को फिर वो एज ए मंथली रिकरिंग जो इंटरेस्ट इनकम है उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। बस तो हमेशा ध्यान रखिएगा, स्पेशली आफ्टर रिटायरमेंट आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, ऐसे चीज़ों में फंसना नहीं है। जो एवरेज रिटर्न है, मतलब इन्फ्लेशन बीटिंग बोलते हैं, इन्फ्लेशन से बीटिंग, देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स। आप एक एडवाइज़र से बहुत आगे बहुत ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रिस्क इन्वेस्टमेंट लेने हैं, क्योंकि ये पूरा आपका ज़िंदगी का कमाई है ना। तो ध्यान रखें, मतलब मतलब क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट के बाद डेफिनेटली थोड़ा बहुत आपका कंटेंटमेंट होना भी ज़रूरी है ना। तो उसमें आप खुशी से आपका परिवार के साथ, ये नहीं है आप बहुत सारी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, आप फिर भी आप बच्चे बाहर है तो विदेश टूर जा सकते हैं, इंडिया में बहुत सारी धार्मिक प्लेसेस है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिनेंशियल प्लानिंग के लिए सेल्फ डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है। और सर आपके बच्चों के बारे में थोड़ा बता दीजिए। आपके मेरा एक बेटी है, पहले उनका शादी हो गया, और 5 साल का पोता है या जी हाँ ग्रैंडसन है, और मेरा लड़का पढ़ाई करके यूएस में काम कर रहे हैं। बस एक बेटी एक बेटा है। बस जो रिटायरमेंट के समय आए थे मेरे फेयरवेल के लिए, तो बस मैं भी यही सिखाता हूँ मेरे बच्चे को। बस एक चीज़ है, और फाइनली ये कहना चाहता हूँ, आप जितना भी पढ़ाई करो, जितना भी डिग्रीज ले लो, पीएचडी करो, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी है। यदि वो उसमें आप फेल हो गया तो पूरी तरह आप फेल हो जाएंगे। किसी से बात करते समय आपका दिमाग में ये नहीं आना चाहिए मैं 4 डिग्री होल्डर हूँ, सामने वाले कुछ नहीं पढ़ाई किया, ऐसा नहीं है। अनपढ़ा आदमी से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऑलवेज, जैसे कि मैंने बताया, ह्यूमिलिटी इज़ दी बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक इन अ ह्यूमन बीइंग। सर, एक बेहतर जीवन के बाद, एक लंबी पारी खेलने के बाद बैंकिंग से आप रिटायर हो रहे हैं, क्या प्लानिंग है आपकी इसके बाद? क्या सोच, क्या कहाँ जाएंगे या क्या करने वाले हैं? थोड़ा स्ट्रेटजी साझा कर लेंगे तो आप। बस अभी लगभग 1-2 महीने तो मैं रिलैक्स करूँगा। अभी चेन्नई जाएंगे? चेन्नई जाएंगा। तो फिर उसके बाद ज़रूर मैं चुप नहीं बैठूँगा। मेरा दिलचस्प तो पढ़ाई में भी है, मैं एक फैकल्टी रूप में काम भी किया है जी, और मैं एक्सप्लोर करूँगा। जो भी मुझे पसंद आ रहा है उसको परस्यू करूँगा, ज़रूर चुप नहीं बैठूँगा, ये तो पक्का है। आपके पास एक विशाल अनुभव है जी, और उसकी ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा से कई दीपक जला सकते हैं और कई दीपक तैयार भी कर सकते हैं, और उसकी रोशनी से जहाँ जहाँ भी प्रकाश फैलेगा वहाँ लाभ होगा, उसका फ़ायदा मिलेगा। और चेन्नई में कुछ अच्छी चीज़ें बता दीजिए जो हमें आकर्षित कर रहा हो, या चेन्नई में कौन कौन सी चीज़ें अच्छी जगह है जहाँ घूमने जा सकते हैं? कभी आपसे मुलाकात करने का मन हुआ तो आएंगे। हाँ, बिल्कुल, सभी को स्वागत है। मरीना बीच है, तो बीच के पास एक विष्णु का मंदिर है, बहुत फेमस है, पार्थसारथी टेम्पल है। वैसे बहुत सारी जगह है चेन्नई में, म्यूज़ियम है ना। लेकिन आपका यदि आप रिलीजियस धार्मिक प्लेस विजिट करना चाह रहे हैं तो तमिलनाडु एज अ होल इज़ अ वेरी बिग प्लेस। जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम रामेश्वरम आइलैंड, रामनाथपुरम, मदुरई मीनाक्षी टेम्पल, ट्रिची में श्रीरंगम, है ना, बहुत सारी प्लेसेस है। तो ज़रूर आप, मैं हमेशा कहता हूँ साउथ में सोना बहुत ज़्यादा मिलता है ना सर, सोना वहाँ हर चीज़ तो है, जगह सोना। हाँ, लेकिन ये देख लीजिए, लोग कहते हैं विदेश घूमना है, मैं पहले आप लोगों से बोल रहा हूँ, पहले इंडिया घूमिए। इंडिया का मतलब ब्यूटी देखिए, बहुत सारी है, जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, तो
सब लोगों को क्या बोलते हैं, पहले इंडिया घूमिए, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट फूड, सब एंजॉय कीजिए। फिर जैसे उसके बाद हाँ, केरला गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं, है ना। कर्नाटक, उसके श्रवण बेलगुड़ा बुद्ध का बहुत बड़ा स्टैचू है। आप वेस्ट में जाएंगे, बहुत सारी चीज़ है अभी। बस आप देहरादून देवों की भूमि, बस हिमाचल प्रदेश, हमारे मध्य देश में प्रदेश, मध्य प्रदेश, नर्मदा रिवर की, नर्मदा, है ना। हाँ। बस आपको आज के ज़माने में आपको कोई भी चीज़ का गूगल है, करके आप पूरा इंडिया घूमिए। अपने आप को नॉलेज, पहले बोलते हैं नॉलेज इज़ पावर, लेकिन आज के ज़माने में अप्लाइड नॉलेज इज़ पावर कहते हैं। आपके पास नॉलेज होगा, उसको आप यूज़ नहीं करेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं निकलेगा। तो नॉलेज हैज़ टू बी शेयर्ड आल्सो, जैसे बंगा जी ये कर रहे हैं, बहुत बड़ा सेवा है मतलब ये सोसाइटी के लिए। तो नॉलेज शेयर करने से आपका बैंक बैलेंस कम नहीं होता है। जी जी। तो भले 10 लोगों उससे फ़ायदा होके और 10 लोग ऐसे ये सोसाइटी में, मतलब शिक्षक लोग बहुत आगे बढ़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके पास जो नॉलेज है आपके आसपास में या थ्रू आज का तो सोशल मीडिया है, शेयर कीजिए। उससे आपका नॉलेज भी हमेशा टच में रहेगा, सामने वाला भी अच्छा इम्प्रूवमेंट होते जाएगा। तो उस संदर्भ में मैं बंका जी को बहुत बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ। वो बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो आप लोग उसको भाग लेके फ़ायदा उठाइए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद वेंकट सर। और मैं जानना चाहूँगा कि आपके खाने में क्या पसंद है? आपको नॉर्थ इंडियन डिश, साउथ इंडियन डिश तो आपको पसंद ही है, बस नॉर्थ इंडियन में क्या क्या आपको अच्छा लगता है? मुझे तो सबसे बड़ा तो आलू पराठा आलू पराठा और ढोकला, ढोकला, और बस दाल चावल रोटी। मुझे शुरू से ही दाल रोटी पसंद है। तो ऐसा कुछ मैंने कि मुझे खाने में साउथ इंडियन ही पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है। बस सी एज अ ह्यूमन बीइंग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका पूरा, मतलब इंडिया छोड़िए, विदेश घूमना है तो जहाँ उधर क्या मिल रहा है उसको खाने का ये करना है ना। तो एन्जॉय ऑल द फूड, मतलब मे बी 1 or 2 things may be close to your heart, but I enjoy all the food. सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे लिए समय निकाले और सरल शब्दों में ही सही छोटी छोटी बातें साझा किए, अपने जीवन के बारे में बताए, अपने अनुभव के बारे में बताए और एक विचार साझा किए, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। क्योंकि मैं जानता हूँ जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जीवन का श्रेष्ठ शिक्षक है और जीवन की कल्पना शक्ति हमें अनंत बनाती है, महान बनाती है। और जैसे कि आपने कहा कि नॉलेज इज़ पावर बट अप्लाइड नॉलेज इज़ सुपर पावर, तो ये हाँ ज़रूर, आपके पास नॉलेज है तो उसका कहीं ना कहीं सार्थक उपयोग होना चाहिए ताकि उसका सार्थक परिणाम भी मिल पाए। और जीवन में इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि हम जहाँ पर हैं उसके जो अस्तित्व है, उसके जो भूमिका है उसको सही साबित कर पाएँ। इसके लिए ज्ञान कौशल की ज़रूरत है और परस्पर सहयोग की ज़रूरत है, सामंजस्य की ज़रूरत है, अनुपालनशीलता की भी ज़रूरत है, अनुशासन की भी ज़रूरत है और सामाजिक समरसता की भी ज़रूरत है। और साथ ही साथ आप में एक संप्रेषण शक्ति, जो कम्युनिकेशन स्किल, जो हम बात वार्तालाप करते हैं, सही चीज़ें पहुंचाने, ये भी बहुत एक क्वालिटी चाहिए। बैंकर होने के नाते एक ग्राहक सेवा के लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ये चीज़ें सीख ली जाएँ तो ये जीवन आसान हो जाता है। तो बिल्कुल सही है। और जो जो चीज़ें ज़रूरत हैं उनके लिए सीखा जा सकता है, कठिन कुछ भी नहीं है, जीवन में सीखा जा सकता है। जीवन को हमने कठिन बनाया है, सीखा जा सकता है। तो सर हमारे जाते जाते हमारे साथियों को 2-3 अगर आप शुभकामनाएं स्वरूप या ब्लेसिंग के रूप में कुछ कहना चाहते हैं तो स्वागत है। बस मेरा, और एक तमिल में एक सॉन्ग भी अगर 2 लाइन का अगर कुछ आप जो है सुना दें तो अच्छी मेहरबानी होगी। नहीं, सी सिंपली ये ध्यान रखिएगा कि थिंक गुड, डू गुड, गुड थिंग्स विल हैपन टू यू, है ना। हमेशा मतलब दूसरों को मदद करने के लिए आपके पास जो भी है, टाइम है, मनी है, नॉलेज है। आई थिंक दिस इज़ द वर्ड्स ऑफ इंदिरा नूई, CEO ऑफ पेप्सी कंपनी, एक CEO है ना। मतलब हम इस सोसाइटी से ही इधर तक पहुंचा तो हमारा जिम्मेदारी बनता है सोसाइटी को भी वापस हमारी तरफ से क्या दे सकते हैं, मतलब देने में ही खुशी होता है ना। तो हमेशा है ना, आप एंजॉय कीजिए लाइफ को, साइड बाय साइड आपका कैरियर प्रोग्रेशन, नॉलेज को भी अपडेट करते जाइए, है ना। तो लाइफ विल ऑलवेज बी स्मूथ।
एक दी ये 2 लाइन तमिल। शायरी या जो भी है तमिल में अच्छा, बोलना है। नहीं नहीं, हाँ हाँ। शायरी बोल दीजिए। अक्षर पढ़ साक्षर हुए और हुए धनवान, धन्यवाद। किंतु सब कुछ व्यर्थ है, नहीं हुए इंसान। नहीं वो बहुत बढ़िया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बीइंग ए ह्यूमन